Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और जैसे मैंने आपको कमिट किया था कि इस वीक मैं आपका बिज़नेस कैसे सेटअप करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेटअप योर ई कॉमर्स बिज़नेस। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं इनिशियली, कितना लीगल फ़ीस आपको लग सकता है, इक्विपमेंट्स क्या चाहिए आपको अपने ऑफिस में या घर पे। तो उसके बारे में हम पहले सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ई कॉमर्स बिज़नेस, अगर आप लेट्स से ज़ीरो पोजीशन में हैं अभी और आपके दिमाग में ख्याल आया कि चलिए हम ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, ठीक है, एज अ नॉर्मल पर्सन, बेसिक आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक है, और आपको ई कॉमर्स का बिज़नेस करना है, तो पहले तो आपको प्रोसेस एंड प्रोसीजर समझने होंगे, प्रॉज एंड कॉन्स समझने होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है नहीं होता है, पहले उसकी जानकारी आपको लेनी होगी। लेट्स अज्यूम कि आपको वो जानकारी सारी मिल गई, ठीक है, आपको पता चल गया कि यहाँ पे इसमें फ़ायदा हो सकता है, इसमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब आपको सेटअप करना है आपका ई कॉमर्स बिज़नेस। तो पहले आपको प्लेस ऑफ बिज़नेस डिसाइड करना होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बिज़नेस आप अपने घर से भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप आपका खुद का घर है, ठीक है, या फिर लेट्स से कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं और घर जो है आपके फादर के नाम पे है, ठीक है, तो भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको आपके जो भी मतलब ओनर हैं घर के, उनको एक ऑथराइजेशन लेटर देना होगा आपके नाम का कि यू कैन डू द बिज़नेस फ्रॉम माई प्रेमिसेस। और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल आईडी प्रूफ, ठीक है, एड्रेस प्रूफ, जो भी हो आपके उस एड्रेस का वो एड्रेस प्रूफ, और पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड, और बेसिक जो भी डिटेल्स है छोटी मोटी, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है बाद में जब आपका ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स है जो आपको एनी टाइम रेडी रखनी होगी। तो पहला जो स्टेप है वो है आपका ट्रेड लाइसेंस लेना, ठीक है। तो ट्रेड लाइसेंस के लिए जो मैंने इनिशियली बताया कि एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ ये मांगेंगे, और आप किस चीज़ का ट्रेड करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछेंगे कि आप क्या चीज़ का ट्रेड करना चाहते हैं। तो ट्रेड लाइसेंस आपको मिल जाएगा आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या फिर म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है। और ये अरेंज करने के लिए काफ़ी सारे ब्रोकर्स भी होते हैं जो आपको ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो भी पे करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये आप अगर कोई भी बैंक में जाएंगे, ठीक है, आपके नियरेस्ट बैंक में, और वहाँ पे बोलेंगे कि आपको करंट अकाउंट खोलना है कंपनी का, तो उनके पास वो सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपको वो ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स पे करने के लिए। तो वो उनका थोड़ा कमीशन लेंगे आपके पास से, लेकिन वो ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स पे करके आपका अकाउंट भी खुलवा देंगे, करंट अकाउंट आपका कंपनी के नाम का, ठीक है। तो कंपनी का नाम वहाँ पे आपका सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस लेंगे तो कंपनी का नाम सेटअप हो जाएगा। आप प्रोप्राइटरशिप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे हैं काफ़ी सारे इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, इन टर्म्स ऑफ आईटी रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न में भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा एक्स्ट्रा झमेला है, ठीक है, बट मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोप्राइटरशिप में ही अभी इनिशियली शुरुआत करें, बाद में आपको पार्टनरशिप में करना है तो पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स से कि आपका ट्रेड लाइसेंस आ जाता है, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स भी पे हो जाता है, उसके बेसिस पे आप वैट और सीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा सेल टैक्स डिपार्टमेंट को। तो आपका नियरेस्ट जो भी सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, आप वहाँ पे फिज़िकली जाइए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिज़िकली आप जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो ट्रेड लाइसेंस है वो चाहिए, फिर प्रोफेशनल टैक्स की रिसिप्ट, ट्रेड लाइसेंस का सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट आपका खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। और पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड, या फिर प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड डिटेल्स वो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के लिए जैसे ही आपका सपोज़ बैंक अकाउंट खुल जाता है तो इमीडिएटली आपको कंपनी का पैन कार्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, पार्टनरशिप हो तो वो पैन कार्ड होगा तभी आप वैट और सीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके लीगल सेटअप के लिए। तो इसमें करीबन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। मैं गुजरात की अगर बात कर रहा हूँ तो 40 से 50 हज़ार के बीच में टोटल इसका खर्चा हो जाता है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है आपका वैट डिपॉजिट। अगर आप वॉलंटरीली इनिशियली सेटअप कर रहे हैं तो
अगर आप 5 लाख के टर्नओवर के बाद वैट नंबर लेना चाहते हैं जो नॉर्मली रिटेल शॉप में होता है, तो फिर आपको वो 25,000 का डिपॉजिट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और लेट्स से कि अगर आप नए हैं और CST नंबर और वैट नंबर दोनों साथ में लेना है आपको, तो फिर वो डिपॉजिट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं होता है शायद, मुझे बेसिकली उसका आइडिया नहीं है क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में और हर एक स्टेट का रूल अलग है। GST आने के बाद सब नॉर्मल इक्वल हो जाएगा, लेकिन अभी सारे स्टेट्स का अलग है। वो आपको अपने स्टेट में पूछना होगा कि वैट CST का डिपॉजिट कितना है और लीगल फ़ीस कितनी लगती है। तो ओवरऑल मैं बताता हूँ कि गुजरात में है तो 40 से 50,000 रुपये इनिशियली वैट CST नंबर लेने के लिए। तो ये वैट CST की बात हो गई ठीक है। और इसका हमको खर्चा ना लगे इसलिए हम वो रेफरल प्रोग्राम जो हम बात किए थे अमेज़ॉन का, रेफरल प्रोग्राम के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि सबको उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो सबके वेव हो जाए। वेव मतलब एडजस्ट हो जाए, उनको फ़ायदा हो जाए कि वो खर्चा जो करेंगे उसमें से उनको पैसे वो मिल जाए। अब बात करते हैं हम इक्विपमेंट्स की। बेसिक जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो तो है कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे ई-कॉमर्स का बिज़नेस, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है प्रिंटर। इनिशियली अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 से 10 या 10-15 ऑर्डर्स रोज़ आ जाएंगे आपके पास, तो आप बेसिक प्रिंटर ले सकते हैं। बेसिक प्रिंटर मतलब इंकजेट प्रिंटर जो आता है करीबन 2-2.5 हज़ार के आसपास का, वो प्रिंटर आप ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं बिज़नेस अच्छा चलेगा और आगे भी हम ग्रोथ करेंगे, तो आप पहले एक लेज़र प्रिंटर ले लीजिए, ठीक है। ऑल इन वन लेने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली खर्चा करने की। ऑल इन वन में प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों होता है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 साल ऑलमोस्ट सिर्फ लेज़र प्रिंटर से ही काम चलाया था, तो उसमें इनिशियली हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कहीं कहीं पे फ़ोटोकॉपी निकालनी होती है तो पास में ही होते हैं फ़ोटोकॉपी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्रिंटर हो गया बेसिक, और आपका कंप्यूटर हो गया, और तीसरा है आपके छोटे छोटे थोड़े स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स जो आपको काम में आएंगे ऑफिस में या घर में, ठीक है। और है पैकिंग मटेरियल, ठीक है। पैकिंग मटेरियल आप प्रोडक्ट्स के साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बेसिक थोड़ा पैकिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। वो अभी आप ये सब कहाँ से सोर्स करेंगे वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ कि बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वही सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स में बेसिकली इतना ही ज़रूरत पड़ता है और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ हो आपके पास, प्रिंटर्स, कंप्यूटर और स्टेशनरी के थोड़े आइटम्स, बस, तो आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स तो आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सोचने से पहले या डिसाइड करने से पहले कि आपको बिज़नेस करना है कि नहीं करना है, आप उसके पहले ही शायद डिसाइड कर लेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको बेचना है, तो वो ईजी हो जाता है आपके लिए। तो बस आपको फिर प्रोडक्ट्स को अरेंज करना होता है। मैं तो कहता हूँ अगर आप नए हैं, ठीक है, आपके पास एक बेसिक प्रिंटर ऑलरेडी है, या किसी फ्रेंड का प्रिंटर ले आइए कुछ दिनों के लिए, ठीक है। किसी फ्रेंड का कंप्यूटर ले आइए कुछ दिनों के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं यार, फ्रेंड तो काम में ही आएंगे आपके एक दूसरे के। तो किसी दोस्तों का ले आइए कंप्यूटर, प्रिंटर, थोड़ा स्टेशनरी का सामान खरीद लीजिए और फिर शुरुआत करिए 1000 रुपये से, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ले आइए 200 रुपये के, 300 रुपये के, 5 प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करिए, सेल करिए। 1000 रुपये में आप देखिए कि सेल का रिस्पांस कैसा आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं लिस्टिंग थोड़ी बढ़ानी है, तो फिर आप थोड़े प्रोडक्ट्स खरीदिए, या फिर आप किसी वेंडर से ऐसा डील करिए कि जब आपका ऑर्डर आएगा तब आप उनसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और सामने भेजेंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड। अगर आपके पास वैट CST नंबर है और आप फुल फ्लेजेड जाना चाहते हैं ई-कॉमर्स बिजनेस में, कोशिश करिए कि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। क्योंकि एनी टाइम अगर मार्केट प्लेस वेबसाइट को लगता है कि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपका अकाउंट वहीं पे ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, और कंपैटिबल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप की बैटरी हो गई, या फिर चार्जर हो गया कंप्यूटर लैपटॉप का, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, इस तरह के कंपैटिबल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको लिखना होगा कि कंपैटिबल प्रोडक्ट, नॉट ओरिजिनल, कंपैटिबल फॉर दिस मॉडल, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक ना हो जाए। और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में अगर आप डील कर रहे हैं जिसकी कोई ब्रांड ही नहीं है, ठीक है, तो आप खुद की एक ब्रांड नाम लिख लीजिए, जैसे कि आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड मोबाइल फ़ोन का वो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, वो सारा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो देख लीजिएगा स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क कंपनी तो नहीं है। कोई भी आप कंपनी का नाम डिसाइड करें या फिर इंपोर्टेड प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करें प्राइवेट लेवल का, तो उसका ट्रेडमार्क है कि नहीं वो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। गूगल में आप देखेंगे
सर्च करेंगे कि चेक ट्रेडमार्क कंपनी लिस्टिंग, तो वो आपको लिस्ट दे देगा कि कौन कौन सी कंपनीज ट्रेडमार्क है कि नहीं है। तो ट्रेडमार्क कंपनी का नाम आप यूज़ ना करें, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा कोई भी नाम आप यूज़ करके प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे आपको चाहिए होता है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या फिर परचेज बिल, ठीक है। अगर आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या परचेज बिल इनिशियली आपका कहीं से भी नहीं हो रहा है तो फिर आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे आप ट्राई करिए अमेज़ॉन में या फिर ईबे में, ठीक है। वहाँ पे आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप यूपीसी एग्जाम्पशन लेके डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। यूपीसी एग्जाम्पशन बहुत आराम से मिल जाता है। फाइल जो भी बनाएंगे अपलोड करने से पहले आपको अमेज़ॉन में भेजना होगा और वहाँ से यूपीसी एग्जाम्पशन आएगा और उसके बाद वो फाइल आपको फिर से अपलोड करनी होगी। इसका प्रोसेस मैं इस वीक ही बताने वाला हूँ कि कैसे करना है। तो मैं कुछ अलग प्रोडक्ट्स जो हमारे पास ऑलरेडी है उसकी एक नई लिस्टिंग क्रिएट करूँगा और उस लिस्टिंग का मैं यूपीसी एग्जाम्पशन के लिए भेजूँगा और एग्जाम्पशन जब आएगा तब मैं उसको अपलोड करूँगा। वो प्रोसेस मैं आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिस्टिंग के बारे में। अब बात आती है सॉफ्टवेयर्स की। आपको इनिशियली कोई भी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर्स उनके हैं सेलर पैनल में आप उसको यूज़ करिए और कुछ भी सॉफ्टवेयर्स या कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस में। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे तब आप कुछ अलग एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स खरीद सकते हैं। खरीदने की ज़रूरत तो वैसे नहीं पड़ती, सब फ्री में मिल जाता है, ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि अब ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके सोल्यूशन में हम क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ठीक है। हम थोड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो हम बहुत ही बेसिक हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रेशडेस्क है, वो हम यूज़ करते हैं हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। कस्टमर्स के कोई भी इशू होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं तो हम सब वहाँ पे लॉग करते हैं हमारी तरफ से हर एक चैनल का, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि कौन से इश्यूज सबसे ज़्यादा रेज हो रहा है। वो पूरा रिपोर्ट डाउनलोड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से हम कस्टमर कंप्लेंट्स मैनेज करते हैं, कस्टमर इश्यूज़ मैनेज करते हैं, नेगेटिव फीडबैक्स का हम ट्रैक रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम फ्रेशडेस्क के थ्रू करते हैं। दूसरा ऐसा कोई मेजर सॉफ्टवेयर नहीं है जो हम यूज़ करते हैं। गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है। ड्रॉपबॉक्स हम यूज़ करते हैं स्पेस के लिए, जगह हमारे जो कंप्यूटर है वहाँ पे जगह ज़्यादा यूज़ ना हो उसके लिए, तो हम ड्रॉपबॉक्स यूज़ करते हैं। टैली हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए। टैली भी आपको इनिशियली ज़रूरत ना हो तो फिर आप रहने दे सकते हैं 1-2 महीना, ठीक है। आप एक्सेल शीट में पूरा डेटा रखिए 1-2 महीना, उसके बाद आप टैली में डाल दीजिए, ठीक है। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, 3 महीने के बाद, कोई स्टेट में 1 महीने का भी होता है, बट इनिशियली जब आपका कुछ टर्नओवर होता है कुछ लाखों के ऊपर तब वो क्वार्टरली से वो मंथली हो जाता है। अदरवाइज़ वो मोस्टली क्वार्टरली ही रिटर्न फाइल करना होता है। तो वो जब रिटर्न फाइल करना हो आपको उसके पहले आप टैली में सारा एंट्री कर दीजिए। अगर एंट्री कम है तो आपका आराम से हो जाएगा, बहुत एंट्रीज़ हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले दिन से ही टैली में अकाउंट मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपका टाइम उसमें बहुत वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर आता है आप उसमें डाल दीजिए, जैसे ऑर्डर रिटर्न आता है तो आप क्रेडिट नोट डाल दीजिए टैली में, ठीक है। परचेस करते हैं तो वो एंट्री डाल दीजिए, ठीक है। एक्सपेंस करते हैं कोई भी कंपनी के रिलेटेड तो वो एंट्री डाल दीजिए टैली में, तो आपका अकाउंट पूरा मेंटेन रहेगा। क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या स्टॉक पड़ा है आपके पास, ये पूरी जानकारी आपको एनी टाइम एनीवेयर आपको देखने मिलेगी। तो बेसिकली इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा इसमें कुछ करने के लिए नहीं है। आप इनिशियल स्टेज में हो तो ज़्यादा घबराइएगा मत। सबसे जो प्रॉब्लमेटिक है वो है आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो आपको रेडी करने होते हैं। बाकी का प्रोसेस जो है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन में भी पहले तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप नियरेस्ट जो भी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक और सेल टैक्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे खुद अप्रोच करिए, क्योंकि आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक जगह पे बैठे बैठे सब करवाने जाएंगे तो फिर वो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं मेरे से जितना होगा हेल्प करूँगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से जाना होगा, समझना होगा, खुद समझना होगा, क्योंकि आप हर एक चीज़ पे मेरे जैसे लोग पे या फिर किसी भी लोग पे डिपेंड नहीं रह सकते। आपको खुद जाके चेक करना होगा, ठीक है। ये बिज़नेस है और ये आपका लाइफ है, आपका फ्यूचर है, तो आप किसी भी बात को सुन के उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी विश्वास मत करिएगा। आपको खुद जाके क्रॉस वेरीफाई करना होगा, खुद जाके चेक करना होगा, भले ही वो लीगल रिलेटेड कोई इशू हो या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड कोई इशू हो, प्रोडक्ट की प्राइसिंग के रिलेटेड हो। कोई अगर आपको बोलता है कि यहाँ मार्केट में 500 रुपये में आइटम मिल रही है तो आप बैठे बैठे मत बोल देना हाँ भाई लेके आ जा। आप खुद एक बार जाइए वहाँ पे, शायद आपको 400 रुपये में ही मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि सेटअप कैसे करना है, ठीक है। अब मैं
कल या परसों एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं सब प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर्स जब आते हैं तब, ऑर्डर्स के पहले लिस्टिंग करते हैं तब, ऑर्डर्स आते हैं तब उसका पैकिंग करते हैं, टैली में एंट्री मारते हैं, वो पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है, पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए था और आगे का पूरा सेटअप मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। दोनों ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल, इसलिए मैंने पहले आपको थियोरेटिकल दिया, अब मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो कोई सवाल हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा अब कमेंट्स हो गए हैं, तो एक्सक्यूज़ मी, तो मैं एक्चुअली सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फेसबुक में आइए लाइव, जहाँ पे मैं रोज़ 9:30 से 10:30 के बीच में आता हूँ लाइव और सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि मैसेजेस बहुत हो रहे हैं और काम भी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ सबको, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई दे दूँ इस वीक में, जितने भी हैं सबको, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और आगे एज़ पर द स्केड्यूल जो भी मैंने प्लान किया है इस वीक, उसके वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।